वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं थॉमस जेफरसन के कोट के साथ। थॉमस कहते हैं इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। तो बहुत ही प्यारा कोट है। यहाँ पे थॉमस जेफरसन ने करेंसी को इक्विवेलेंट माना है किसके? इंफॉर्मेशन के। किसके इक्विवेलेंट माना है? इंफॉर्मेशन के। जैसे करेंसी हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही इंफॉर्मेशन जो है हमारी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? लाइक से डेमोक्रेसी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे इकोनॉमी के साथ आती है। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर अगर इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल ना हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो क्या होता है? करप्शन हो जाता है। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर करप्शन हो जाता है। करप्शन का रीजन क्या है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वेगनेस है, ओपेकनेस है। तो उस ओपेकनेस को दूर करने के लिए हमारी इंफॉर्मेशन जो है एज अ लाइट का काम करती है। जैसे सूरज होता है हमारा अंधकार को दूर करने के लिए, वैसे ही ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारी क्या है? एक तरह से लाइट है करप्शन को हटाने के लिए, और डेमोक्रेसी को फुल फ्लेज रूप में, जो डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग होता है उसके रूप में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो यही कुछ मतलब है हमारे थॉमस जेफरसन का। इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे करेंसी में कुछ गड़बड़ हो जाए इकोनॉमी के अंदर, तो जो पूरी इकोनॉमी है वो ठप हो जाती है। करेंसी में कुछ गड़बड़ हो जाए, वैसे अगर इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज कर दो तो डेमोक्रेसी है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझेंगे। राइट टू डिनाई हमारा आज का जो है एडिटोरियल है। एडिटोरियल डेली डिस्पैच का जो डिस्कशन है वो है राइट टू डिनाई। आपने सुना होगा, आप बोलेंगे सर शायद गलत लिख दिया आपने, यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, राइट टू डिनाई नहीं। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन है डेली डिस्पैच का, ये राइट टू डिनाई ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा है हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि CAPF एग्ज़ाम में मोर और लेस ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती है, चाहे राइट टू स्पीच हो गया या राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर कवर हो जाएगी। तो एक नया और डायमेंशन है हमारी नॉलेज में ऐड हो जाएगा। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। क्या है हमारा एम बच्चों? नॉलेज को, अपने नॉलेज पूल को एनहेंस करना, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। तो जैसे जैसे हम नए नए डायमेंशंस हो गए, एक पर्टिकुलर डायमेंशन के डिफरेंट डायमेंशन हो गए, वो डिस्कस करेंगे, उनको क्लब करेंगे, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में क्लब होके हमें एक डाइवर्सिफाई एस्से देगी, आर्ग्यूमेंट राइटिंग देगी। तो इसी के साथ अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप सभी को पता है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो 2005 के अंदर आया था। ठीक है, बेसिक पर्पस क्या था राइट टू इन्फॉर्मेशन का? कि सिटीजन्स को एम्पावर करना। कैसे सिटीजन को एम्पावर करेंगे? देखो, गवर्नमेंट जो होती है, अगर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी ना हो, ठीक है, पता ना चले कि कोई कौन सी चीज़ किस लिए हो रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगा? हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अपने राइट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल के थ्रू समझो, आपको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कोई बच्चा है, उसने पेपर दिया, पेपर के अंदर उसका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, बहुत बार ऐसा होता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, उसने क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया कि बच्चे के कितने नंबर आए थे, क्यों उसका रह गया, क्या चीज़ हुआ, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जो फेयरनेस होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हो, और जो बच्चा है उसने मेरिटोरियस हो, अच्छे नंबर लेके आया हो, लेकिन क्योंकि करप्शन हुआ, करप्शन की वजह से वो अपना जो सिलेक्शन है ले नहीं पाया। तो इस चीज़ में उस बच्चे को एम्पावर कौन करेगा? राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि वो RTI लगाएगा एक 10 रुपए की, और जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेगा। अगर कुछ गलत होता है तो इसके बिहाफ पे वो क्या करेगा? इसके बिहाफ पे वो कोर्ट केस कर सकता है और फिर जस्टिस ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा प्रोसीजर है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है, जो एक नॉर्मल सिटीजन्स को एम्पावर करता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराता है। पूरा एग्जाम्पल समझ लिया। यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, इसके लिए जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट को, एक्शनेबल गवर्नमेंट के जो एक्शंस है उसको मॉनिटर करता है। और कहीं ना कहीं जो पावर है, आपको पता है पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, अगर ओपेकनेस हो, अगर ट्रांसपेरेंसी ना हो तो पावर सेंट्रलाइज हो जाती है। तो ये जो RTI एक्ट है ये क्या कर रहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनसे पावर को लेके पब्लिक के हाथ में दे रहा है, मतलब डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना पड़ रहा है इसकी वजह से, RTI एक्ट की वजह से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सोचेगी या तरीके लेके आएगी नए नए कि जो RTI एक्ट है इसको कहीं ना कहीं वीक कर दिया जाए। तो खूब सारे गवर्नमेंट अटैम्प्ट लेके आई कि अमेंडमेंट एक्ट जो होते हैं, एक्ट को RTI एक्ट बन गया, बहुत ही स्ट्रांग बना,
उसके बाद गवर्नमेंट आई, उसने सोचा इसको वीक करते हैं तो अमेंडमेंट लेके आई, लेकिन हमारे जो पब्लिक है, ठीक है, उन्होंने मैसिव रूप में प्रोटेस्ट करा। हमारे जो एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करा और गवर्नमेंट को वो जो अमेंडमेंट लेके आई थी उसको विड्रॉ करना पड़ा। मतलब ये जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए हमारे आरटीआई एक्ट ने बहुत ही मदद करी है, हमारे सिटीजन्स को एम्पावर करा है। लेकिन ये जो आरटीआई है, ये जो एक्ट है, इसका इरोजन हो रहा है कैसे? देखो, आपको पता है कि एक्ट के अंदर एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, ठीक है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होगा सेंट्रल में भी होगा और स्टेट्स में भी होगा, जो कि इंश्योर करेगा कि ये जो आरटीआई एक्ट है ये अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट हो रहा हो ग्राउंड लेवल पे। लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो मोर और लेस कौन है? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स मतलब पहले आईएएस थे, ऑफिसर थे या आईपीएस वगैरह थे, और उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो उनको क्या करा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया। अब सोच के देखो कि कोई आरटीआई आई है, सोच के देखो, एक बार सोचो कि कोई आरटीआई आई है और आरटीआई आने के बाद जो लेट्स से मान लीजिए कि जैसे फूड कोई कॉर्पोरेशन था, ठीक है, एफसीआई मान लीजिए, मैं एफसीआई बोलने वाला था, जैसे फूड कॉर्पोरेशन था, वहाँ पे मान लीजिए कि लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। और ये जो हुआ था, यहाँ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जब ये आईएएस ऑफिसर था इस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, इसके टेन्योर में हुआ था। अब किसी इंडिविजुअल ने, किसी एक्टिविस्ट ने या किसी फार्मर ने आरटीआई लगाई और इन्फॉर्मेशन मांगी उसी टेन्योर के बारे में, तो क्या ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए प्रॉपर तरीके से उसमें रिलक्टेंट होते हैं, देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका जो टेन्योर है उसी टाइम में ये सारी चीज़ें हुई हो। ये एग्जाम्पल में यही बता रखा है मैंने, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम जो कमिश्नर है, हमने देखा पोस्ट रिटायरमेंट आते हैं, तो इसको जस्ट अब वो पार्ट टाइम वाली जॉब समझते हैं कि अब रिटायर हो गए तो हमारी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब है, और अच्छे से यहाँ पे काम नहीं करते, सिर्फ थोड़े से घंटे काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, मैसिव बैकलॉग्स हो रखे हैं आरटीआई के अंदर। अगर इसको कंपेयर करूँ हाई कोर्ट से, तो लेट से हाई कोर्ट का अगर जो जज है, जो 2400 केस जो है एक महीने में सॉल्व करता है, तो यहाँ पे जो हमारा मान लीजिए जो पोस्ट रिटायरमेंट जो जॉब ली है यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वही कहीं ना कहीं यहाँ पे 500-600 करता है। तो मैसिव जो बैकलॉग्स है आरटीआई में हो रही है, ये एक प्रॉब्लम भी है। ये ट्रांसपेरेंसी को स्टैब्लिश करने के लिए हम सभी को पता भी है, ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं इसको कि कितने बैकलॉग्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बता रखा है कि आरटीआई एक्ट के अंदर ये भी दे रखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो विद इन 30 डेज प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब 13 डेज दे तो रखा है, लेकिन इसको एज अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन इसको यूज़ नहीं करते और डिले होती रहती है, ठीक है। पीनल प्रोविजंस भी है कि अगर डिले हो गई तो जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको पनिश करा जाएगा, पेनल्टी दी जाएगी, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ लिखने के लिए यहाँ पे है, ये यहाँ पे एडिटोरियल में बताया गया। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ऐसा मेरे को सुनने में भी आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है कोर्ट केस करने की बोल रहे थे, आरटीआई लगा रहे थे, और ऐसा सुनने में आया था, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि वहाँ पे बताया था कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है आती है, यही एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे यही बताया कि और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी क्या करते हैं, डेलिबरेटली जो है उसको डिले करते रहते हैं। गवर्नमेंट क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, लेट्स से कि अगर 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, तो यहाँ पे अगर फुल स्ट्रेंथ से काम करेंगे तो आरटीआई वगैरह जो बिजनेस वो है काम अच्छे से चलेगा, अच्छे से इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो पाएगी, डेमोक्रेसी होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन ट्रांसपेरेंसी किसके अगेंस्ट में आएगी? गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि ट्रांसपेरेंसी ना आए, क्योंकि उसको तो करप्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, आपको पता है पहले ही वो ब्यूरोक्रेट है रिटायर्ड वाला, अब उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको भी डिले कर देगी। यही यहाँ पे बता रखा है। इसी की वजह से जो है हमारी आरटीआई बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रखी है, जो अपील के केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो रखे हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रोल बताया है कि कैसे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट के थ्रू इसको वीक कर रही है आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। जैसे यहाँ एडिटोरियल में एक बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। इसका सेक्शन 8 है आरटीआई का, जिसके अंदर एग्जेम्पशन टू डिस्क्लोजर एक प्रोविजन प्रोवाइड कराया गया है कि लेट से कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अंडर सेक्शन 8 कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आर्मी की हो गई, जैसे मिलिट्री की,
वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं प्रोवाइड कराई जाती, सेक्शन 8 के अंदर एग्जाम्पशन है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को एग्जाम्प्ट किया जाता है। तो लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी बोला कि ये जो सेक्शन 8 है नॉट बी इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट मेक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू ईजी, मतलब इसको ऐसा बोला कि जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है इतनी भी ईजी ना बनाओ कि बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाए अंडर सेक्शन 8। ये चीज़ जो है बंदोपाध्याय में आ गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट को तो उल्टा करना चाहिए था कि सेक्शन 8 के अंदर लेट्स से अगर एक लिस्ट प्रोवाइड करा रखी है एग्जाम्पशंस की जो डिस्क्लोजर नहीं देना, तो इसको स्ट्रिक्टली यूज़ करना चाहिए ताकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है ईजिली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो, और कुछ ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो नहीं होनी चाहिए वो वहाँ पे एग्जाम्प्ट होनी चाहिए थी। लेकिन उसका उल्टा कहीं ना कहीं यहाँ पे बता रखा है, बंदोपाध्याय जो केस है उसके अंदर हुआ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को इम्पैक्ट क्या हुआ। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का, कि यहाँ पे भले ही सुप्रीम कोर्ट की कुछ भी इंटेंशन रही हो, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी सेक्शन 8 के अंदर कि इतनी ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल नहीं करवानी जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम्प्ट है, डिस्क्लोजर है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल इसी को एज अ एक्सक्यूज यूज करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। इस जजमेंट से हुआ क्या है, उल्टा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल इस जजमेंट को एज अ एक्सक्यूज यूज करते हैं कि सेक्शन 8 के अंदर ये दे रखा है और सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कभी भी आपको एक चीज़ तो हमें भी पता है, देखो जब भी हम RTI लगाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, इस एक्ट को जो है विद राइट, मतलब कि कोई भी जो एक्ट होता है उसको स्पिरिट में जो होता है, स्पिरिट और जो जैसा लिखा होता है लॉ एंड स्पिरिट जिसे कहते हैं उसमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो लिखा होता है उसको तो इंप्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन जिसके लिए लिखा होता है स्पिरिट जो होती है उसके पीछे की वो इंप्लीमेंट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे हो गया सेक्शन 8 के अंदर एग्जाम्प्ट प्रोवाइड करा रखी है। पर्पस क्या था, पर्पस था कि जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, जिसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आने से हार्म होगा, उसको जो है एग्जाम्प्ट किया जाए। जैसे मिलिट्री की इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर कुछ एकदम क्रूशियल हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हो गई, कैग के अंदर की इंफॉर्मेशन हो गई, कोर्ट के अंदर की इंफॉर्मेशन हो गई। लेट्स से कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, वहाँ पे जो दूसरी वाली पार्टी है उसकी क्या अपील है, क्या वो है, उसकी अगर RTI में मांग ली तो इसको एग्जाम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दूसरी पार्टी इसका इल बेनिफिट उठा सकती है। लेकिन इस एग्जाम्पशन को जिस स्पिरिट में बनाया गया था उस स्पिरिट की जगह इसको बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिले करने के लिए, उसको जो है एक्सक्यूज करने के लिए यूज़ किया जाता है। यही यहाँ पे बताया गया और इसीलिए यहाँ पे बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ये भी कहीं ना कहीं वीक कर रही है। दूसरा यहाँ पे बता रखा है 2012 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी गिरीश चंद्र देशपांध्याय केस में। यहाँ पे भी बता रखा है कि जो RTI एप्लीकेंट्स है उसने बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है उसका डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड मांगा था, प्रॉपर्टी डिटेल या बैंक ट्रांजैक्शन जो भी है वो मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर रूलिंग दी सेक्शन 8(1)J के अंदर कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको जो है वो कर सकते हैं, एग्जाम्प्ट कर सकते हैं सेक्शन 8 के अंदर। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ये हमारा हो गया, ये दूसरा भी उसी से कहीं रिलेटेड है। तो देखो अब यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं कि ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और ये एक्सक्यूज लेके और इस एक्ट का जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी इसका एक्सक्यूज लेके जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कराते, ये यहाँ पे बता रखा है। तो देखो एक चीज़ तो है कि अगर किसी करप्ट ऑफिशियल को पकड़ना होगा, ठीक है, किसी करप्ट ऑफिशियल को हमें जो है रंगे हाथ पकड़ना होगा, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि उसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है या कितनी प्रॉपर्टी डिटेल्स है एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी एग्जाम्प्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो भी कहीं ना कहीं RTI एक्ट को वीक कर रही है, ये यहाँ पे बता रखा है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, देखो एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट है वो क्या है। पार्लियामेंट जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, क्योंकि हम ही अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं वहाँ पे। अब जो इन्फॉर्मेशन वो पार्लियामेंट में प्रोवाइड करा सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को भी प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं एक तरह से। अगर आप फिलोसॉफिकली देखें तो दोनों तो एक ही हैं, क्योंकि हमने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेजा है। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के पास कोई रिपोर्ट है या हमारे पास पब्लिक डोमेन में कोई रिपोर्ट है, दोनों एक ही बात है। लेकिन इस प्रोविज़न को भी कोर्ट जो है इग्नोर कर देता है, ये यहाँ पे बता रखा है। तो देखो ये सारी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से क्या है हमारा जो RTI एक्ट है वो वीक होता जा रहा है। इसमें जो है कोर्ट की जजमेंट्स भी और उनका जो
इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको यूज कर रहे हैं एक्सक्यूज के लिए, जैसे हमने अभी देखा, वो कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट को वीक कर रहे हैं। और आरटीआई वीक हो गई, इंफॉर्मेशन वीक हो गई, तो हमारी डेमोक्रेसी वीक हो गई, जैसे जेफरसन ने बोला था वो हमें पता ही है। और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज और चैलेंजेस है, देखो जो आरटीआई एक्ट है हमने अभी देखा, कोर्ट की रूलिंग्स हो गई और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिले हो गई, उन दोनों की वजह से जो है वीक होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कैसे देखते हैं आरटीआई एक्ट को, ठीक है, ये तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, वो देखते हैं ट्रबल मेकर के रूप में कि यार एक आरटीआई और आ गई, भले ही वो जो है एक किसी का राइट है, ठीक है, किसी का जो भी जो इन्फॉर्मेंट्स है जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसका राइट है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनका नज़रिया कैसा रहता है, इसको एज अ परेशानी देखते हैं कि हमारी वर्किंग है उसमें परेशान कर रही है। इतना ही नहीं, अब गवर्नमेंट एक चीज़ और लेके आ गई, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसने और ज़्यादा जो आरटीआई है उसको डाइल्यूट कर दिया है, जैसे एक प्राइवेसी क्लॉज लेके आ गया है। इस प्राइवेसी क्लॉज का यूज़ करके जो है गवर्नमेंट अब इंफॉर्मेशन को डिनाई कर देगी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है आरटीआई के अंदर नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती। तो एक बार सोच के देखो कि जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल था हमारा आरटीआई एक्ट, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और जो है अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश हो रही थी हमारे एग्जीक्यूटिव्स की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वीक करके रख दिया है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि कभी ये जो हमारा टूल था ट्रांसपेरेंसी वाला, अब ये बन चुका है राइट टू डिनाई, ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन है ब्यूरोक्रेट्स अब राइट टू एक्ट नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं, अब ये बन चुका है राइट टू डिनाई, कि कुछ भी मांगो और आपको डिनाई कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और अब टाइम आ गया है बेसिकली कि सिटीजन्स हो गए और हमारी जो मीडिया हो गई, उनको एकजुट हो जाना चाहिए और अवेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा धुंधला होगा हमारा सिस्टम उतना ज़्यादा वहाँ पे करप्शन होगा। याद करके देखो, आज से 15 साल पहले का टाइम जहाँ पे आरटीआई एक्ट था ही नहीं, 2005 से पहले का टाइम जहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए लोग तड़प जाते थे और वहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में हमें लगना पड़ता था, और कल आओ और कल आओ और कल आओ, और ये सारी चीज़ें होती थी। बिना किसी एक्सक्यूज़ के हमारे फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए जाते थे, बिना किसी एक्सक्यूज़ के जो है आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता था, बिना किसी इन्फॉर्मेशन को आपको हटा दिया जाता था। तो अब टाइम आ चुका है कि लोगों को और मीडिया को अवेयर होना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए गवर्नमेंट से क्या, कि ट्रांसपेरेंसी लेके आए। और आपको पता भी है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल जो है इंग्रेडिएंट है किसके लिए, राइट टू स्पीच के लिए। लेट्स से सपोज करो कि जर्नलिस्ट के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो अपने राइट टू स्पीच को कैसे एक्सरसाइज करेगा। यही यहाँ पे बता रखा है कि हमने आरटीआई एक्ट को वीक नहीं कर रहे हैं, हम वीक कर रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि आरटीआई नहीं होगा तो ज़्यादा करप्शन होगा, लेस अकाउंटेबिलिटी होगी और हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है ज़्यादा हार्म होगी। तो यही टाइम है, करेक्ट टाइम है कि हमें अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए, अपनी डेमोक्रेसी के लिए स्टैंड लेना है। मीडिया हो गई, सिटीजन्स हो गए, राइट एक्टिविस्ट हो गए, उनको सामने आना है। जैसे जेफरसन ने बोला कि अगर इंफॉर्मेशन वीक हो गई तो डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी, जैसे करेंसी वीक हो गई तो हमारी जो कंट्री है, हमारी इकोनॉमी है, वो वीक हो जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आपके लिए पेपर 2 का जो है एक टॉपिक है ऐसे राइटिंग का, जो अभी समझा है बस उसी को रिकॉल करना है और लिखना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, डायरेक्ट भी आ सकता है। तो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर ही लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ओथ ऑफ पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट में सच कोई ओथ हो नहीं रही है, हो रही है हमारी दिल्ली असेंबली में, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो स्पीकर है, अभी जो दिल्ली में इलेक्शन हुए थे आपको सभी को पता है, और वहाँ पे जो है हमारी जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में वो आ चुकी है, स्टेट के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी, यूटी के अंदर भी। तो वहाँ पे जो स्पीकर हैं वो कौन है, विजेंद्र गुप्ता जी हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, कोई जो स्पीकर होता है, लेट से वो बीजेपी पार्टी के थे, वो इलेक्ट हुए, लेकिन जब वो स्पीकर पद के लिए जाएंगे तो उनको अपनी इससे रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और ये शेड्यूल 10 के अंदर एग्जेम्प्टेड भी है कि उनको डिफेक्शन ये ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्पीकर बनने के लिए रिजाइन दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ओथ एडमिनिस्ट्रेशन किसने करी थी, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी लैंग्वेज में करी, जो एमएलएज वगैरह रहते हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत वगैरह, पंजाबी, मैथिली, इसमें जो है उन्होंने ओथ को लिया, शपथ को ली, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अगर स्टेट के बारे में तो मुश्किल ही पूछता है हमारा सीपीएफ, लेकिन सेंटर के बारे में ज़रूर पूछ लेता है। तो पार्लियामेंट के एंगल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 99, ठीक है, आर्टिकल 99 के अंदर बेसिकली ये बता रखा है कि जो शपथ वगैरह है वो लेंगे बिफोर टेकिंग हिज सीट, ठीक है।
मतलब कि शपथ लेने के बाद ही बेसिकली जो है वो एमएलए और एमपी बनेंगे, ये बता रखा है यहाँ पे। आर्टिकल 1999 के अंदर एमपी वाला है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला है। शपथ दिलाता कौन है? शपथ दिलाता है हमारा प्रेसिडेंट, और या फिर उसके द्वारा कोई पर्सन अपॉइंट किया गया हो वो, ठीक है। पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे स्टेट असेंबली की बात नहीं कर रहा, तो थोड़ा सा ध्यान रख देना, क्योंकि हमारा है ओथ ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि सीएपीएफ क्या करता है, सीएपीएफ मैक्सिमम टाइम क्या पूछता है, सेंटर के बारे में पूछता है, क्योंकि सेंटर का एग्जाम है, ठीक है। तो 99 ये हो गया। जो ओथ है, पार्लियामेंट्री ओथ है, उसका टेक्स्ट कहाँ पे है? 3rd शेड्यूल के अंदर दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। ओथ लेने से पहले, ठीक है, शपथ लेने से पहले जो हमारा एमपी है उसको इलेक्शन सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा लोकसभा के स्टाफ को। क्यों? पर्पस क्या है इसका इलेक्शन सर्टिफिकेट का? कहीं वो जो है अनसाउंड माइंड या वो फॉल्टर वगैरह ना हो, इसलिए थोड़ा सा चेक करने के लिए ये यहाँ पे ला रखा है। कितनी लैंग्वेजेस में ले सकते हैं? देखो, इंग्लिश हो गया या फिर जितनी भी हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही मेंशन है, उसके अंदर हम ले सकते हैं। और जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो ओथ शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है ना कि कौन सी ओथ लेंगे, क्या क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको अडेयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दें। अब जो एमपीज हैं वो चूज कर सकते हैं कि वो जो शपथ लेंगे वो भगवान के नाम पे लेंगे या सोलमली अफर्मेशन करेंगे कि दृढ़ रूप से उसको पालन करने वाला, वैसे टाइप का कुछ है। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर जो एमपीज है वो अगर पार्लियामेंट 60 दिनों तक अटेंड नहीं करता तो उसको उसका जो पद होता है वहां से वो सीट खाली हो जाएगी, फिर दोबारा उस सीट के लिए इलेक्शन होंगे। तो ये चीज भी यहाँ पे बता रखी है। इसीलिए यही रीजन है कि जो कोर्ट है, कोई एमपी अगर जेल में होता है तो उसको भी रिलीज कर देती है शपथ लेने के लिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो बताया था कि जो जेल में होता है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, और उसकी जो मान्यता होती है वो तो रद्द हो जाती है 6 साल तक के लिए। हमने ये डिस्कस करा है ना डेली डिस्पैच में। तो देखो, मैंने यहाँ पे ये बोला जेल में है, मैंने ये नहीं बोला वो कन्विक्ट है। क्या हो सकता है वो ट्रायल हो, अंडर ट्रायल हो, जैसे हमारे ये थे केजरीवाल जी थे, ये भी जेल में गए थे, तो ये भी अंडर ट्रायल थे उस टाइम पे। तो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, सिर्फ अंडर ट्रायल को जो है रिलीज किया जाता है। जो दोषी होता है, कन्विक्ट होता है, वो तो वैसे ही उसकी जो मान्यता है वो रद्द हो चुकी है 6 साल के लिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी पे बेस्ड है जो हमने डिस्कस करा है, इसका आंसर करने की कोशिश करो, देखो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट। तो इसमें थोड़ा सा ये जो देखो, इसको एज अ फोल्डर पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं हम एसे राइटिंग के अंदर, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर, थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। देखो, हमारी डिफेंस के अचीवमेंट बेसिकली यहाँ पे हमारे राजनाथ सिंह जी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमने एम्यूनिशन प्रोडक्शन में, मतलब गोली वोली होती है ना, वो एम्यूनिशन होते हैं, ठीक है, उसमें बारूद हो गया, ये सारे एम्यूनिशंस हैं जो बेसिक, जैसे हथियार हो गया, AK-47 हो गई, ये क्या है, गन है, तो ये हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो गोली डलती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एम्यूनिशन, ठीक है। वो जो एम्यूनिशन है उसमें हमने 88% सेल्फ एफिशिएंसी जो है हासिल कर लिया, मतलब 88% तक जो प्रोडक्शन है एम्यूनिशन का वो हमारे इंडिया में ही बनता है। और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, 23,000 करोड़ तक हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो हो चुका है, और इसका टारगेट है हमारा 50,000 करोड़ तक का, ठीक है। तो ये टारगेट वगैरह थोड़े से याद रखना, डिफेंस से रिलेटेड कुछ आता है तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा और भी चीज़ बता रखी है हमारे राजनाथ सिंह जी ने, ये यूज़ कर सकते हैं फोल्डर पॉइंट के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हमारा टारगेट देखो, स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए, डिफेंस इंडस्ट्री को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स को अब AI, मैकेनिकल, ये मशीन लर्निंग हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा इनोवेट करना चाहिए और हमारी इंडस्ट्री को सेल्फ रिलायंस करना चाहिए, क्योंकि हमारा एम भी है 2047 तक अपने भारत को विकसित बनाना, विकासशील है, अभी डेवलपिंग है, अभी डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। ये टारगेट थोड़ा सा याद रखना। एससे अगर लिखते हैं तो एससे के एंड में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में बात करी कि जो इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर है 300 से 350 बिलियन जो है अगले 5 साल में पहुंच जाएगा, और अभी जो है काफ़ी सारी स्टार्टअप्स आ रही है, ये शायद हमने एडिटोरियल भी डिस्कस करा था इससे रिलेटेड। 1.25 लाख स्टार्टअप्स और 110 यूनिकॉर्न्स हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स है ग्लोबली देखा जाए तो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप का इकोसिस्टम क्रिएट कराता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद हमारी डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, ये सारे फोल्डर पॉइंट्स है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो 2nd लार्जेस्ट है, हमारा UPI सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड का है, और हमारा डिजिटल रेवोल्यूशन जो है बेसिकली ऑनगोइंग वो चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हमारी फ्यूचर के
इसमें ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो फोल्डर पॉइंट्स का काम करेंगे हमारी ऐसे राइटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू आने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन आ सकते हैं। लेकिन ये जो है ऐसा फोल्डर पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर करो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो आप कमेंट करते हो, मैं बिल्कुल देखता हूँ उस कमेंट को। अभी थोड़ा सा वो हो रहा हूँ बिजी, तो उसको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं देखता हूँ। जैसे आपने बोला था, दीपक देव ने बोला था कि जो है संडे का रिवीजन वाला जो सेशन इस बार मिस हो गया वो लेके आना, तो डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा, क्योंकि लास्ट संडे को जो हुआ था मुझे लगा कि ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं और किसी को पसंद नहीं आया। तो अब बोला है तो बिल्कुल उसको भी संडे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आप जो कमेंट करते हैं मैं बिल्कुल देखता हूँ उसको, तो आप कमेंट करना मत छोड़ना, और मैं जो है अपना डिस्कशन कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आप भले ही छोड़ दो, ठीक है। थर्ड है हमारा इंटरनेट शटडाउन, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन में देख लेते हैं। अभी बेसिकली एक द हिंदू के अंदर आया है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी फोल्डर पॉइंट्स का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें एडिटोरियल के अंदर कब आए पता नहीं, लेकिन इसको एज अ फोल्डर पॉइंट हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, जो हमारे अभ्यास लेखन वाले हैं, वो भी इसको नोट कर लेना, ठीक है। देखो हमारी जो इंडिया है सेकंड हाईएस्ट नंबर वर्ल्ड ग्लोबली आती है इंटरनेट शटडाउन के मामले में। 84 हमारे यहाँ शटडाउन हुए, जो 2024 अभी लास्ट ईयर गया था उसमें। टॉप पे म्यांमार है, तो खुशी की बात तो है नहीं वैसे कि टॉप पे म्यांमार आ रहा है, सेकंड पे हमारे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ के लिए हम जो है सेकंड उस पे टॉप पे आए हैं। 28%, अगर इंडिया की बात करें तो ग्लोबल में जितने शटडाउन हुए थे 28% हमारी कंट्री में हुए थे। तो देखो कितनी शर्मनाक ये बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है जब भी शटडाउन होता है। जब भी इंटरनेट शटडाउन होता है तो हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हमारी इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कैसे कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेट्स से जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरनेट शटडाउन हो गया तो क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, हमारी एजुकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कनेक्ट करके, इसी तो कहते हैं डाइवर्सिफाई नॉलेज, ठीक है। ऐसे करके आप लिख भी सकते हैं अपने फोल्डर पॉइंट्स में। उसके बाद देख लेते हैं भाई कौन से स्टेट में ज़्यादा लगा, कौन से में कम लगा। स्टेट वाइज ब्रेक डाउन करें तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा लगा, बाकी को छोड़ो। रीज़न क्या थे, प्रोटेस्ट था, कॉमनवेल्थ वायलेंस था, एग्जामिनेशन। ये वाला आप जो है एक यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन वाले में, कि गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं कहीं ना कहीं जो है अल्टीमेटली हार्म ही कर रहे हैं हमें। कैसे कि देखो हमारे यहाँ पे चीटिंग की प्रॉब्लम रहती है। आपको याद होगा जो बच्चे जिन्होंने अभ्यास लेखन ले रखा है उनको याद होगा, हमने देखा था कि ये ट्रांसपेरेंसी जो जब हमने एजुकेशन वाला देखा था लेक्चर, उसमें एक लेक्चर हमने देखा था वो वाला कि जो चीटिंग्स वगैरह होती है, फेलियर एग्जामिनेशन वाला ऐसा कुछ देखा था। तो वहाँ पे इसको नोट कर लेना, जो मैंने बोला था खाली पेज रखना, वहाँ पे नोट कर लेना कि गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं कहीं ना कहीं वो हमें अल्टीमेटली हार्म से कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट जो है एग्जामिनेशन के लिए भी जो है इंटरनेट बैन लगा रही है, और इसी चीज़ को क्रिटिसाइज भी किया गया है कि बड़ा अटपटांग तरीका है, डिसप्रोपोर्शनेट जो है रिस्पॉन्स है चीटिंग के लिए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली सिर्फ स्टूडेंट थोड़ा ना, बाहर भी तो लोग हैं, उनके लिए भी तो इंटरनेट होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। वर्ल्ड वाइड इंटरनेट की शटडाउन की बात करें तो ग्लोबल जो ट्रेंड है वो बड़ा है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में जो जितने शटडाउन हुए थे इस बार उससे ज़्यादा हुए हैं। तो यही सारी चीज़ थी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अलग अलग जो है ऐसे राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट वो बच्चे इनको जो है सेग्रीगेट करके लिख लेना अपने उसके अंदर टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको ट्राई करो करने की। तीसरा ही है ना, हाँ तीसरा ही है। उसके बाद ये सारे हमारे फोल्डर पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज वाले के अंदर ये लिख लेना, जैसा हमारा एमिशन इंटेंसिटी टारगेट अनाउंसमेंट है, इसमें अभी यूनियन जो गवर्नमेंट है बेसिकली 9 इंडस्ट्री का नाम जो है अनाउंस करेगी, जिन एमिशन टारगेट बेसिकली अनाउंस करेगी, जिनको अपनी जो एमिशन कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना है। कौन कौन सी इंडस्ट्री है हमारी, आयरन हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, चारकोलिक हो गई, सीमेंट हो गई, फर्टिलाइजर, बल्ब, ये सारी इंडस्ट्री जो है इनके अंदर जो है एमिशन टारगेट यहाँ पे लेके आएगी हमारी गवर्नमेंट। रीज़न क्या है, देखो एज सच हमारा कोई एमिशन टारगेट है नहीं इंडस्ट्री वाइज, ठीक है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया तो हमारा एमिशन टारगेट है 2023 तक हमें अपनी जीडीपी का 45% जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करनी है 2005 के लेवल से। ये हमारा टारगेट है एनडीसी का, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का, जो हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर लिया था। अपडेट करते रहते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हमारा टारगेट है, लेकिन एज सच हमारे ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम इंडस्ट्री वाइज जो है एमिशन रिड्यूस करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं,
अपनी इंडियन कार्बन मार्केट के लिए, आपको सभी को पता है कार्बन ट्रेडिंग हमने डिस्कस भी करा था, तो कार्बन ट्रेडिंग के लिए हमें कार्बन क्रेडिट्स तो इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए प्रयास है कार्बन क्रेडिट इकट्ठे करना, फिर यूरोपियन यूनियन को या फिर जो अमीर देश है उनको बेचेंगे हम लोग, ये हमारा प्रयास है बेसिकली। तो इसको लिख लेना, एमिशन जो हमारा क्लाइमेट चेंज वाला है उसके अंदर। स्टूडेंट सुसाइड का देखा था, दोनों बच्चे जो मेरे जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी और जो अभ्यास लिखने वाले हैं वो भी, इसको इनिशिएटिव को लिख लेना, क्योंकि हमने जब स्टूडेंट सुसाइड का जो है लेक्चर देखा था एजुकेशन वाले के अंदर, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एक पेज ब्लैंक छोड़ना, कोई इनिशिएटिव आएगा तो वो लिख लेना। तो कोटा इंडस्ट्री के अंदर पता ही है आपको कि जो हमारे कितने बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, हमने देखा भी था, तो वहाँ पे इनिशिएटिव लेके आए हैं कोटा केयर करके। कोटा केयर बेसिकली क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, हॉस्टल वाले हो गए, और जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो मिलके क्या करेगी, कोलैबोरेट करेगी, कोलैबोरेट करके क्या करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट सुसाइड की, इसको सॉल्व करेंगे कोटा के अंदर। जैसे हाउसिंग और रेगुलेशन हो गया उसको स्मूथ बनाएंगे, जो आर्बिट्रेरीनेस होती है वहाँ पे इसको रोकेंगे, हेल्थ और मेंटल केयर सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी और फीडबैक्स वगैरह लेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, सीसीटीवी कैमरा स्ट्रेंथन वगैरह करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करवाया करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो कोटा केयर क्या है, एक इनिशिएटिव है स्टूडेंट सुसाइड को रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। कल फिर मिलते हैं।